दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के YouTube मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जिस संकलन एनालिसिस को लेकर के आपके बीच में आए हैं वो राजनीतिक तो है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आग लगाने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रिकेट की पिच पर कौन सी बॉल गुगली होगी या कौन सी इनस्विंग होगी और उसका क्या फर्क पड़ेगा ये बॉलर जानता है। उसी तरह राजनीतिक पिच पर कब कोई राजनीतिक बम फोड़ा जाए और उसका वक्त क्या निर्धारित किया जाए ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जो वक्त पर नया खुलासा हुआ है वो एक नहीं, एक ईंट से दो शिकार नहीं बल्कि तीन तीन शिकार नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, एनडीए सरकार के सबसे काबिल मंत्री अगर कहें तो, जिनके काम से सिर्फ पक्ष और विपक्ष दोनों ही कभी उंगलियां नहीं उठाते हैं, अपने उनके खुद के संबोधन से लेकर के उनके खुद की कार्यप्रणाली बहुत ही शांतपूर्वक रहती है। कभी मीडिया के सामने हाई प्रोफाइल होने की कोशिश उन्होंने नहीं की, कभी अपने कामों को आम जनमानस के सामने बहुत एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग नहीं की जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का एक खुलासा बहुत मायने रखता है। अब वो व्यक्ति खुद मोदी सरकार कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट का सीनियर मिनिस्टर है और नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है उसी को बिलोंग करते हैं। आरएसएस प्रमुख के अत्यंत करीबी हैं। आप समझ सकते हैं कि आरएसएस मुख्यालय से पैदा हुआ व्यक्ति, उस शहर से पैदा हुआ व्यक्ति आज कितना मायने रखता है। ऐसे में प्रधानमंत्री पद का कोई ऑफर किसी को दिया गया 30 की मोदी सरकार की वर्किंग के टाइम, ये अपने आप में एक खतरनाक वक्तव्य है। और ऐसे समय जब मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो रहे हैं। 75 वर्ष का मतलब मार्गदर्शक मंडल का एक ऑप्शन, जिसको खुद भाजपा के शीर्ष लोगों ने बनाया था, जिसके कारण आडवाणी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार की बैरंग वापसी हो गई। तो सवाल ऐसे समय ये राजनीतिक बम क्यों फोड़ा गया, इसके पीछे इरादे क्या हैं? दोस्तों, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक और खबर है, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक नया खुलासा किया है, एक नई टिप्पणी की है जो आश्चर्यजनक है। उन्होंने न्याय विधियों पर, न्याय प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। दोस्तों, रोज वही गुजारिश जो मैं आपसे बराबर करता हूं कि अगर आपने अभी तक दिल्ली सहारा की YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाके दे सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम उस पूरी पुख्ता खबर की तरफ जिस पर आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वक्त की नजाकत देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जो खुलासा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भारतीय के जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे वक्त पे ये राजनीतिक बम क्यों फोड़ा गया, इसकी जरूरत क्या थी? ये दाल में काला है या पूरी दाल काली है? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के मात्र 1-2 महीने के अंदर इस बात का खुलासा क्यों किया गया कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था? क्या 30 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने की भी कोई कोशिश हो रही थी? क्या अंदर खाने पे ऐसा कुछ चल रहा था कि सेकंड ऑल्टरनेटिव की व्यवस्था की जा रही थी जो नहीं हो पाई? या विपक्ष कोई ऐसा दांव खेला था
जब उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को खुद का बहुमत नहीं है, तो शायद कोई इंटरनल गेम अपोजिशन की तरफ से किया गया था। इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन नितिन गडकरी का ये बयान अपने आप में बहुत पुख्ता है, क्योंकि नितिन गडकरी कभी कोई गलत बात नहीं करते। स्वच्छ राजनीति का एक उदाहरण है वो व्यक्ति। वो कभी जालसाजी की बात नहीं करता, कभी मार्केटिंग की बात नहीं करता, जो काम करता है उसकी बात करता है। इसलिए ये बात मानी जा सकती है कि अगर ये धुआं निकल रहा है तो कहीं चिंगारी भी होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जब नितिन गडकरी से बहुत डिटेल में गए तो उनके जो अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकल के आई तो बताया गया, पता ये चला कि उनको एनडीए सरकार के अंदर कुछ सुगबुगाहट हुई, लेकिन उनको मजबूत आधार विपक्ष के किसी दल की तरफ से मिला, ऐसा माना जा रहा है। नितिन गडकरी का अपना मानना कि मेरी इच्छा, मेरा आदर्श प्रधानमंत्री बनना कभी नहीं रहा, यानी उस दौड़ में वो अपने आप को नहीं शामिल करते, लेकिन काबिल व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक हुआ नहीं। उन्होंने सवाल किया था जो ऑफर देने वाले व्यक्ति से, उन्होंने यद्यपि दल, नाम, व्यक्ति कुछ नहीं बताया। ये उनकी महत्ता है कि आप मुझे क्यों सपोर्ट करना चाहते हो और मुझे सपोर्ट करके आपको क्या मिलेगा, लेकिन इसका जवाब कोई बहुत पुख्ता नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन तमाम लोगों को जो अपने आप को नरेंद्र मोदी के आसपास पाते हैं, उनको ये एहसास करा दिया है कि प्रधानमंत्री की दौड़ में नितिन गडकरी उल्टे खाने नहीं चल रहा है, निगाह उसकी भी है। उन्होंने एहसास करा दिया है कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो ऐसा हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से हमें बना दिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोरम पूरा होना चाहिए। सिर्फ गुजरात लॉबी के कहने से सारा काम नहीं हो सकता, या उसके चाहने से काम नहीं हो सकता। संघ की महत्ता है, संघ भी इस पर गौर फरमाएगा। और याद रखिए, आरएसएस प्रमुख के काफी करीबी बताए जाते हैं नितिन गडकरी, उसी नागपुर से आते हैं। ऐसे में ये बयान के पीछे क्या आरएसएस का दांव भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर नाम, पता, एड्रेस नहीं है। एक एहसास भी कराया जा सकता है कि मोदी के बाद योगी ही नहीं, गडकरी भी हो सकते हैं, क्योंकि गडकरी की छवि साफ सुथरी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों को मंजूर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही हों, लेकिन विपक्ष उन पर कभी हमला नहीं करता, हमलावर नहीं होता। और गडकरी की आदत है कि कभी वो उल जुलूल बातें नहीं करते। वो अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी नहीं है। या जैसे छुटभई नेता पैदा हो गए जिनका मकसद ये है कि गांधी परिवार को गाली दो तो शायद मोदी जी खुश हो जाएंगे। एक बिट्टू आया अभी और उसने न जाने उल जुलूल क्या बातें कर दी। उसको लगा कि हम अगर इतनी गालियां दे देंगे, राहुल गांधी को आतंकवादी बता देंगे तो मोदी जी बहुत खुश हो जाएंगे, उसको और प्रमोट कर देंगे, क्योंकि उसने पहला कुछ देखा इस तरह। लेकिन गडकरी की राजनीति संघ की राजनीति से बहुत मेल खाती है। संघ अपना काम करता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मार्केटिंग नहीं करता, जैसे मोदी जी के हर काम की मार्केटिंग होती है। लेकिन संघ जमीनी स्तर पर काम करता है और फायदा वो भाजपा को ही पहुंचाता है। ऐसे में ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है कि गडकरी के नाम के आने से आरएसएस की आंखों में भी रोशनी देखी जा रही है। अभी तक वो मोदी के बाद योगी ही देख रहे थे, अब उनको एहसास हुआ है नहीं, एक नाम तो हम भूल ही गए थे। ये दांव कितना पुख्ता होगा या एक मौसम की तरह एक झोंके में निकल जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं माना जा सकता। जब भी कमजोरी हुई, इस सरकार की कमजोरी, सरकार कमजोर हुई, आज एनडीए के बदौलत सरकार सत्ता के अंदर बैठी हुई है। ऐसे में हर व्यक्ति ऐसा लगता है अपनी दांव की तलाश में है। कब कौन अपना चाल चलेगा और कब किसके मोहरे को मात दे दी जाएगी, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है।
क्योंकि गडकरी 2009 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। 10 सालों से एक ही डिपार्टमेंट में बैठे हैं और सड़क परिवहन मंत्री का कार्यभार जो उन्होंने किया है, अगर विकास पुरुष की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की बात की जाए, तो अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं डेवलपमेंट हुआ है तो रोड का हुआ, उसका एक ही व्यक्ति उसका शिरोधार है, वो है नितिन गडकरी। और ये सब लोग मानते हैं, हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता है। ऐसे में नितिन गडकरी का नाम आना भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, योगी और जो भी लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि ये बम, राजनीति बम ऐसे टाइम फोड़ा गया है जिसकी आवाज दूर तक जाएगी। और ये सिर्फ एक वक्तव्य नहीं है कि किसी ने ऑफर दिया था मैंने मना कर दिया। यह एहसास उन लोगों को है जो लोग आरएसएस को कमजोर समझना चाहते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई, मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन वही लोग 3 दिन तक जाके केरला के सम्मेलन में बैठे रहते हैं और आरएसएस वालों की जी हुजूरी करते हैं। यह एहसास होना चाहिए, आरएसएस के बगैर भाजपा मजबूत नहीं हो सकती है। अगर आज आरएसएस हाथ खींच ले तो सत्ता में वापसी नामुमकिन है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सरकार और सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है, वो अपनों से दूर कर देता है, सच्चाई से दूर कर देता है। और शायद यही भाजपा के साथ हुआ है। उनको लगता है कि आरएसएस संगठन की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस संगठन रात दिन आपके लिए काम करता है। वो कांग्रेस सपा के लिए काम नहीं करता, वो वामपंथियों के लिए काम नहीं करता, वो आपके लिए काम करता है। फिर भी उसके तमाम लोग इग्नोर होते हैं और उसका परिणाम यही आता है कि आप यूपी के अंदर 30 और 34 और 32 पे सिमट जाते हैं। वो एक एहसास कराता है, वो खतरे की घंटी है। फिर भी अगर आपको एहसास ना हो तो फिर ईश्वर ही आपको जाने। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पर। एक्ट्रेस स्वराज यानी कि एक बहुत ही उबाल आने वाला न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने वाला एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सवाल उठाया है। ये स्वरा भास्कर हैं कौन? उनके पति पिछले 4 साल से जेल में हैं। एक दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसमें वो जो 4-5 लोग जेल में हैं उनकी याद ताजा की गई। सम्मेलन का मकसद क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों स्वरा भास्कर ने न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उनका मानना है कि एक तरफ जरूरत पड़ने पे रात में भी न्यायालय खोले जाते हैं और वहीं 4-4 साल तक कोई भी कैसा भी आरोपी हो, न्याय सबका राइट है, न्याय सबका हक है। 4-4 साल तक एक केस की सुनवाई नहीं की जाती है, बेल की सुनवाई नहीं की जाती है, ये न्याय है क्या? ये उनका सवाल है। देश के मुख्य न्यायाधीश जब किसी पार्टी के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सांसद हो जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी होता है। किसी भी व्यक्ति को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि आपकी अंतिम भूख क्या है? गवर्नर, राज्यसभा सांसद, ये आपको क्या दे देगा? आपकी जो ख्याति है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। एक बहुत बड़ा पद होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का। उसके बाद ये गवर्नर, ये राज्यसभा सांसद, ये कोई मायने नहीं रखते। फिर भी आखिर ये न्याय व्यवस्था के ऊपर उनका सवाल कितना सच है, कितना गलत है, ये तो आप जनमानस के ऊपर है। लेकिन खबर है आप तक पहुंचाना हमारा अपना कर्तव्य है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि न्याय व्यवस्था के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले उसके तत्वों को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन स्वरा भास्कर ने तीखे शब्दों में आलोचना की है न्याय व्यवस्था की और साफ कहा है कि न्याय इतना आसान नहीं रह गया है। न्याय व्यवस्था पर किसके दबाव में न्याय व्यवस्था काम कर रही है, ये सवाल उनका है।
न्याय व्यवस्था को कौन दबाने की कोशिश कर रहा है, उनका मंतव्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन समय समय पर ऐसी बातें उठती रही हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री अभी मुख्य न्यायाधीश के घर गए थे तब भी ऐसे बहुत से सवाल उठे थे, लेकिन सवाल उठना लोकतंत्र में लाजमी है, लेकिन सवाल की सच्चाई तक जाना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपको हमारा ये आकलन कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों, एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाकर के वहाँ दे सकते हैं। कल मैं फिर एक बार आपके सामने, आपके बीच में एक नए एनालिसिस के साथ उपस्थित होऊंगा। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार।